नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है पेपर 1 में जो है ये 30 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। अभी देखिए ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का जो है वो निकाला गया है। इसमें इंडिया की रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, ये COP28 की जो मीटिंग हुई है दुबई में, उस दौरान जो था ये निकाला गया। अब इंडिया ने जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो टॉप 10 में जो है वो मेंटेन करके रखी है। 7th पोजीशन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 7th पोजीशन पर जो है वो इंडिया यहाँ पर आया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7th पोजीशन पर जो है वो इंडिया आया है। परंतु यहाँ से हमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जानने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या क्या पॉइंट मिलेंगे? ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है पब्लिश किया जाता है, ये एक जर्मन वॉच करके एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, और क्लाइमेट चेंज एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। इसको जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है वो करता है बार्थेल फाउंडेशन। ये इसको फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। अगर हम बात करें टॉप में कौन आया, तो डेनमार्क ने जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो टॉप स्पॉट पर जो है वो मेंटेन करके रखी है, और 75.59% करके जो है इसका स्कोर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस्तोनिया और फिलीपींस, ये कंट्री जो है वो 2nd और 3rd रैंक पर जो है वो रही हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इनका जो स्कोर रहा है वो 72.07 करके और 70.70 करके जो है वो रहा है। इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर 70.25 करके रहा है, और इंडिया का रैंक तो आपको पता ही चल गया कि 7th रैंक जो है वो इंडिया का रहा है। इंडिया ने अपना स्कोर जो है वो प्रीवियस ईयर के अगर मुकाबले में हम डिस्कस करेंगे तो 67.35% करके जो है वो इम्प्रूव भी किया है। अगर हम इंडिया की प्रीवियस रैंकिंग को भी देखते हैं, इससे भी पहले की, तो 2014 में ना इंडिया की रैंकिंग 31st थी, और अभी इस बार 2023 में देखिए आप 7th स्थान पर जो है वो इंडिया पहुंचा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बने वो सारे के सारे आपने नोट करने हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये 70.25, 72.07, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज़ के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, इनके स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन ही जाता है, एक क्वेश्चन और 2 नंबर का वो होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम जो है वो भी हाल फिलहाल में जो है वो चुने गए हैं। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो देखो मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए, जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, जहाँ जहाँ पर सीएम बन रहे हैं, उन सभी के सीएम हम डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो नए सीएम बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं किसको? मोहन यादव को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मोहन यादव को जो है वो मध्य प्रदेश का नया सीएम जो है वो बनाया गया है। इससे पहले जो था वो मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, अभी उनको नहीं, मोहन यादव को बनाया गया है, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है। पिछले कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने किया था छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस। छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बने थे? वो बने थे विष्णुदेव, उनका नाम भी ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश की बात करें कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हुए हैं, तो कितनी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं, कितनी किस पार्टी ने जो है वो जीती हैं? तो टोटल 230 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, और बीजेपी जो है वो 163 सीट्स जीत कर लाई है। बीजेपी के अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस 66 सीट्स जीत कर जो है वो लाई है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर जो है वो मोहन यादव जो है वो बना दिए गए हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, राजेंद्र शुक्ला करके जो है वो उनका नाम है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर करके जो है वो बनाए गए हैं, तो उनका नाम भी ध्यान रखना है। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि तेलंगाना के भी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, जो हमने डिस्कस किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो उनका क्या नाम है? उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। उनका नाम है रेवंत रेड्डी करके जो है वो उनका नाम है। तो ये सारे के सारे आपने इस तरह से ध्यान रखने हैं। खासकर मध्य प्रदेश की हमने बात की, तो मध्य प्रदेश में जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट हो गए सांची के, वो आपने ध्यान रखना है। भीमबेटका की गुफाएं हो गई, वो भी आपने ध्यान रखना है। और खजुराहो मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो भी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये जो है वो सारे के सारे यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो शामिल किए गए हैं, तो इनको आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन जो है यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो शामिल किए गए हैं। टोटल अगर हम बात करते हैं ना कि इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को की लिस्ट में, तो टोटल जो है वो 42 है, 42 टोटल है, वो भी आपने नोट डाउन करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द निशाने इम्तियाज पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो बोलते हैं कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, निशाने इम्तियाज करके, ये जीतने वाले एकमात्र भारतीय पूछे गए हैं।
इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया तो किसी और एग्जाम में ज़रूर देखेंगे, परंतु बड़े हाई लेवल के एग्जाम में और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखा जाएगा बड़े अच्छे एग्जाम में किसी में। अब बोलते हैं कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च भारतीय सम्मान है ना, जो किसी इंडियन को दिया गया है वो है दिलीप कुमार। ये दिलीप कुमार का नाम आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दिलीप कुमार को जो है वो दिया गया है। यहाँ से हम थोड़ा सा और भी जानेंगे। मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, उनको भी जो है वो पाकिस्तान का अवार्ड मिला है। तो इंडिया पाकिस्तान का अगर हम हाईएस्ट अवार्ड की बात करते हैं, एक तो इनको भारत रत्न मिल चुका है 1991 में। इसके अलावा इनको निशान पाकिस्तान करके एक अवार्ड है, वो मोरारजी देसाई को मिला है। इन दोनों अवार्ड्स में फ़र्क समझना आप, एक निशान पाकिस्तान है और जो दिलीप कुमार को मिला है वो निशान इम्तियाज है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और अब मोरारजी देसाई की बात हो रही है, ये 4 टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, 4th प्राइम मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं इंडिया के, 4th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रह चुके हैं, और 2nd डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये पहले नॉन कांग्रेस ऐसे मेंबर थे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो था वो बने थे। पहले तो कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर बनते रहे कुछ टाइम तक, स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पहले ये व्यक्ति थे जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो था वो बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1977 से लेकर 1979 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। दिलीप कुमार के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कौन है ये, तो ये एक्टर हैं। तो इस क्वेश्चन को हाथ से जाने मत देना किसी भी हाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच मिनिस्ट्री होगा यहाँ पर, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द ग्राम मानचित्रा अ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS ऐप। तो बोलते हैं कि हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली ऐप जो है, जिसको ग्राम मानचित्र भी कहा गया, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो पेश किया गया है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो पेश किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये ग्राम मानचित्र करके जो है एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS में ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ये ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो ग्राम पंचायतों के द्वारा योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, उन योजनाओं को जो है वो प्रोत्साहित किया जाए, और पहले जो है ज़मीनी स्तर पर जो है प्रभावी स्थायी योजनाओं को जो है वो सशक्त बनाया जाए एक तरह से। तो इसलिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ग्राम मानचित्र करके आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन जो आपको अभी तक याद हो गया होगा और मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा अगर आपको याद नहीं हुआ है, वो है नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। सीधा आपके मन में आना चाहिए 24 अप्रैल। जैसे ही 24 अप्रैल सुन लिया आप उसके बाद आपके मन में आना चाहिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1993। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ना, ये जो था वो इस दिन इम्प्लीमेंट हुई थी जाके, तब जो है ये मनाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट डे है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत बार पूछा गया है कि किसके साथ डील करती है, तो ये पंचायतों के साथ डील करती है। DPSP में भी जो है वो पंचायतें आती हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जो है पंचायतों की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 40 में जो है वो इनकी बात की गई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज के फादर जो हैं वो किसको कहा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि पंचायती राज के फादर जो हैं वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को जो है फादर ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी भी जो था वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कब की गई थी, 1957 में जो था वो की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट अवार्ड, जिसको कल्चरल मेडलियन कहा गया है। बोलते हैं सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार जो है, जिसको सांस्कृतिक पदक कहा गया है, इससे जो है किसको सम्मानित किया गया है। देखो सिंगापुर के अगर हम हाईएस्ट इस अवार्ड की बात करते हैं कि ये किसको दिया गया है, तो ये मीरा चांद को जो है वो दिया गया है। मीरा चांद ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो मीरा चांद है ना, ये इंडियन ओरिजिन एक राइटर हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ से हम कुछ और अवार्ड्स की बात भी करेंगे, कुछ हाईएस्ट अवार्ड, कुछ हाईएस्ट कंट्रीज़ के अवार्ड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा पाकिस्तान का था, परंतु कुछ अवार्ड अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं। पहले भी मैंने इनको डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड रहता है ये, कम से कम 1 साल तक तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि पूछ लिया जाएगा। यहाँ से साथ साथ में अपने नोट्स को अपडेट कर लेना अगर ये चीज़ें आपने
नहीं लिखी हैं। तो लेटेस्ट वन अवार्ड से जो है हम बात करेंगे कि लेटेस्ट वन अवार्ड जो है वो कौन दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री गए थे अगस्त महीने की 2023 को, तो ये गए थे ग्रीस कंट्री। ग्रीस कंट्री का इनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, ऑर्डर ऑफ ऑनर जिसको कहा गया, ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया। उससे पहले ये जुलाई में फ्रांस गए थे, तो फ्रांस का इनको लीगन ऑफ ऑनर अवार्ड जो था वो दिया गया था। उससे पहले जून 2023 में गए थे इजिप्ट, तो इजिप्ट का इनको ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड है वो दिया गया था। मई महीने में गए थे ये पापुआ न्यू गिनिया कंट्री है, पापुआ न्यू गिनिया कंट्री में गए थे ऑर्डर ऑफ लोगोन करके, ये आपने ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ लोगोहू करके जो है यहाँ का अवार्ड है ये दिया गया है। और मई में गए थे ये फिजी कंट्री, तो ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड जो था वो इनको दिया गया। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ इन्होंने यहाँ पर विजिट की, 5-6 कंट्रीज़ हैं, उनके नाम ध्यान रखने हैं। खासकर आपको ग्रीस का ऑर्डर ऑफ ऑनर, उसके बाद फ्रांस का लीगन ऑफ ऑनर, और उसके बाद इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नाइल, और उसके बाद पापुआ न्यू गिनिया का ऑर्डर ऑफ लोगोहू, इस तरह से लिखना है आपको, और फिजी का ऑर्डर ऑफ फिजी करके अवार्ड ध्यान रखना है। तो ये हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग SDG डील विद जीरो हंगर। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो है वो बोलते हैं कौन सा गोल ऐसा है जो जीरो हंगर के साथ, शून्य भूख के साथ जो है वो डील करता है, इससे संबंधित है। एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था, वहाँ से ये क्वेश्चन निकाला मैंने। आर्टिकल आया था तो वहाँ से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। तो SDG 2 जो है ना वो ऑप्शन ए सही आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है ना वो डील करता है जीरो हंगर के साथ। आपने ध्यान रखना है कि एक उड़ीसा का आर्टिकल आया था, उड़ीसा स्टेट का एक आर्टिकल आया था जहां पर बताया गया था कि उड़ीसा पहले जो था वो अदर स्टेट के ऊपर डिपेंड रहता था फूड ग्रेन के लिए, परंतु अब उड़ीसा ने अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज कर लिया है। जहां पर 2000 और 2001 में जो यहाँ की जो एवरेज यील्ड होती थी, एवरेज प्रोडक्शन होती थी ना, वो 10.41 क्विंटल होती थी, परंतु अब ये बढ़कर जो है वो 2020-21 में जो है 27.30 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है वो हो गई है। ये आपने ध्यान रखना है कितनी इंक्रीज हुई है, तभी तो यहाँ पर अलग अलग बातें कही गई थी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यहाँ पर निकल कर आया, यहाँ पर बात की गई थी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। यूनाइटेड नेशन, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम में स्थित, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। रोम इटली में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। साथ में यहाँ पर बात की गई थी कालिया परियोजना की। कालिया परियोजना जो है वो उड़ीसा के द्वारा चलाई गई है। पूछा गया है पहले एग्जाम में कि कालिया योजना कौन से स्टेट की है, ये उड़ीसा की है। कालिया का पूरा नाम है क्रुस्क असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ये जो है उसका पूरा नाम है। तो ये पूछा जाए कौन से स्टेट की है, ये उड़ीसा स्टेट की है। अब आपको बातें याद रह जाएंगी। इंपॉर्टेंट वन बता देता हूँ, SDG 2 इंपॉर्टेंट है, कालिया योजना इंपॉर्टेंट है, UNWFP यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यही ध्यान रखना है। देखो, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पाते ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक इस तरह से वीडियो डिस्कशन की जाएगी ताकि आपका न्यूज़पेपर भी कवर हो जाए और करंट अफेयर भी कवर हो जाए, आपको ज़रूरत ही ना पड़े ज़्यादा मेहनत करने की, आपका टाइम बच जाए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री कंडक्ट्स टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर एशियान का जो वुमेन पीस कीपर्स है उसके लिए। तो बोलते हैं कि हाल ही में कौन से देश ने जो है वो आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए जो है वो टेबल टॉप अभ्यास जो है वो आयोजित किया है। तो ये किसने किया है, कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो किया गया है अपना देश भारत महान इंडिया के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आपने ये ध्यान रखना है कि इंडियन आर्मी ने जो है ये टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX जो है वो एशियन वुमेन पीस कीपर के लिए जो है वो की है। हमने कल भी एक एशियान के बारे में जो है वो क्वेश्चन पढ़ा है। अब यहाँ से ना हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आसियान के बारे में। उससे पहले ना आसियान के बारे में हमने कल क्या क्वेश्चन पढ़ा था उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। तो हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था पिछले कल आसियान के बारे में, उसको एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस कंट्री ने जो है वो आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम को जो है वो लॉन्च किया है। तो वो मलेशिया के द्वारा जो था वो किया गया था, जिसको नाम दिया गया था AIGIF। इस तरह से आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, इसको मलेशिया ने जो था वो लॉन्च किया था। आज हम अलग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आसियान का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं,
ये भी हमने कल पढ़ा था। तो इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये इसके सदस्य हैं। इसका स्थापना जो था वो 1961 में जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, ये ज़रूर ध्यान रखें। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट इसका ध्यान रखना है आपने, इंडोनेशिया जकार्ता में जो है वो स्थित है। इंडोनेशिया जकार्ता में जो है वो उसका सेक्रेटरीट स्थित है, वो भी बात ध्यान रखें। तो ये सारी बातें आपने जान ली। बार बार ये रिवाइज होंगी और आपके मन में बैठ जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, एक तरह से आपको भूलेंगी ही नहीं। जब भी आप चीज़ों को सुनेंगे तो आप फटाफट आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। और जो लोग काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं ना, उनको पता है कि किस तरह से प्रैक्टिस होती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा गया है। उससे पहले देखो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए हमने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चला के रखी है। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करनी है तो हमें डायरेक्टली ईमेल करना, आपको हम यूपीआई का नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। तो यूपीआई के लिए ना डायरेक्टली हमें ईमेल कर देना, चाहे वो एलाइड की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो पीजीटी की पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हो। ठीक है, तो अवेल कर लें, काफ़ी टाइम है प्रैक्टिस करने का भी आपके पास, आप बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बोलते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टेट इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। वैसे तो ये क्वेश्चन है पॉलिटी का, परंतु करंट अफेयर के साथ जो है वो रिलेट करता है। अभी जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है और वहाँ से बहुत सारी बातें निकल कर आई। एक तो आर्टिकल नंबर 370 वहाँ का था ना, वो उसको आपको पता है कि वो क्या करता था, वो एक तरह से स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड करा देता था। तो 1 कंट्री 2 कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिसाब बन जाता था कि 2 कानून हो गए अलग अलग, जम्मू कश्मीर के लिए अलग ही कानून चले थे, उसको ही हटा दिया, बात ही ख़त्म कर दी थी केंद्र सरकार के द्वारा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, अभी उसको जो है वो सही ठहरा दिया गया है कि चलो कोई बात नहीं, इसको सही तरीके से किया गया है, तो वो बात कही गई। अब उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आए थे। पहले तो क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर की, तो यहाँ पर पहले तो देखते हैं कि कौन सी आर्टिकल नंबर स्टेट इमरजेंसी के साथ जो है वो डील करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 356 है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी देखो आर्टिकल 356 के तहत ना जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगाई गई थी, तभी जो था ये चर्चा में आया आर्टिकल नंबर 356। अभी 370 आर्टिकल भी हटा दिया गया है, सारी बातें पूरी हो गई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में ही यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि नेशनल इमरजेंसी से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। 3 तरह की इमरजेंसी हमारे पास है। हमारे पास नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी के बाद स्टेट इमरजेंसी हमारे पास आती है, और स्टेट इमरजेंसी के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो हमारे पास आती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 से जो है वो ये डील करती है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 356 से, और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 से। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमने एक बार भी यहाँ पर नहीं लगी है फॉर्चुनेटली। और जिस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी ना, जब 1990s का इरा था, तो उस टाइम भी जो था वो क्या हुआ, उस टाइम भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी थी। और स्टेट इमरजेंसी तो लगी भी है, बहुत बार अलग अलग स्टेट्स में लगी है, हिमाचल ने भी ये फेस की है। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी वही थी जब इंदिरा गांधी के द्वारा जो था वो इमरजेंसी लगा दी गई थी, और ये बात है 1977 की। ये 1975-67 की बात है कि जब इस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, और उसके बाद इलेक्शन होते हैं, तब हमने पढ़ा कि नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुनकर आते हैं पहली बार। तो ये सारी बातें आपने यहाँ से रिलेट करनी थी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको पता चल गया, और साथ में आपने क्वेश्चंस भी यहाँ से जान लिए, प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो भी जान लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, बोलते हैं विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया का जो चौथा सबसे बड़ा बीमा करता है वो कौन सा है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा चौथा बीमा करता है, कोई कंपनी ही आप समझ लीजिए, कोई इंस्टीट्यूशन आप समझ लीजिए, वो है LIC। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। LIC जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो चौथा सबसे बड़ा जो है वो बीमा करता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब LIC की जब बात की जा रही है ना, LIC का पूरा नाम जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1956 में जो था वो की गई थी। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर कुछ और भी क्वेश्चन किसी को यहाँ से पूछना है तो क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि LIC जो है ना, LIC का मोटो पूछ लेंगे। तो इसका मोटो है योगक्षेम वहाम्यम, इसका जो है वो है, तो ये योगक्षेम वहाम्यम करके जो है वो इसका है, तो इसको भी ध्यान रखना है। संस्कृत लैंग्वेज में ये है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है योर वेलफेयर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है वो इसका मोटो है, योर वेलफेयर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके जो है वो इसका मोटो है। अच्छा,
चौथे नंबर का बना है ना, तो इससे पहले जो है वो 3 चीज़ें रही होंगी वर्ल्ड की जो हाईएस्ट जो है वो इंश्योरर है। तो एक अलायंस SE करके है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और तीसरे नंबर पर निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये 3 है पहले 3 स्थान पर, चौथे नंबर पर अपना LIC जो है वो यहाँ पर आता है। ये नोट करना था यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ड्राई विंड सेंटा आना ब्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बोलते हैं कि शुष्क हवा जो सांता इना है ना वो कौन से किस देश में जो है वो चलती है, किस देश में ये बहती है। तो ये कौन से देश में बहती है, ये बहती है कैलिफोर्निया कंट्री में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन देखो कंडक्टर के एग्जाम में आपने क्या देखा, तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके, किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो यूनिवर्सल क्वेश्चन हो गए आपके लिए एक तरह से, कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना ही जाना है, ये क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। इस तरह से यूनिवर्सल क्वेश्चन हो गए आपके लिए। अब देखो इस तरह से ना अलग अलग विंड जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो बहती हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से उनके नाम हैं, क्या किस तरह से उनको पुकारा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं ना कि एक पुर्गा करके, ठीक है, पुर्गा करके भी जो है एक कोल्ड विंड है, पुर्गा करके ये जो है वो कहाँ पर बहती है, ये रशिया में जो है वो बहती है। और एक है लेवेंडर करके, ये आपने ध्यान रखना है, लेवेंडर करके ये जो है वो कोल्ड है और ये कहाँ पर बहती है, ये स्पेन में जो है वो बहती है, स्पेन आपने ध्यान रखना है लेवेंडर करके। और नॉरवेस्टर है, नॉरवेस्टर तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पर बहती है, ये न्यूजीलैंड में जो है वो बहती है। हमीरपुर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन था, न्यूजीलैंड में जो है ये बहती है। तो ये आप ध्यान रखें। आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा अभी आपको कि न्यूजीलैंड की कैपिटल आपको बता देनी है। कैलिफोर्निया की कैपिटल मैं आपको बता दूंगा, न्यूजीलैंड की आप मुझे बता देंगे। कैलिफोर्निया कोई स्पेसिफिक रूप से कंट्री तो है नहीं, ये USA की एक सिटी है, USA में जो है ये आता है। तो USA का ये एक स्टेट आप कहेंगे कि USA का एक स्टेट है। तो मेरा क्वेश्चन तो आसान था, अब क्वेश्चन बचा आपका, आपको आंसर करके बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जी क्या पूछा गया है आपसे। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, बोलते हैं रिसेंटली हु वॉज स्वर्न इन एज अर्जेंटीनाज न्यू प्रेसिडेंट। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको जो है वो चुना गया है। आपने ध्यान रखना है कि अगर अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है ना, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। और सेम है कि UPI पेमेंट अगर आपको करनी है तो डायरेक्टली हमें ईमेल करना, आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, UPI का जो नंबर है ना वो मिल जाएगा, तो आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे वहाँ से। और अभी बात करते हैं क्वेश्चन की। पिछले कल जो है ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो आप मुझे डिटेल में ही बताएंगे ताकि आपके एग्जाम में जो है वो हेल्प हो सके। तो ये आपने इस तरह से इसका आंसर बताना है। और टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर PDFs आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है आपके लिए, वो आपको दे दी जाती है ताकि आपकी हेल्प जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।